पहले बात कर लेते हैं नेशनल एक्शन प्लान की। वज़ीर आज़म ने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान की मॉनिटरिंग होगी, 8 नुकात पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी, इंटेलिजेंस एजेंसियों को तमाम ज़रूरी वसाइल फ्राहम किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद क्यों नहीं होता? जब भी ऐसे वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं, इसके बाद नेशनल एक्शन प्लान का रोना रोया जाता है। क्या इस बार भी अमल दरामद हो सकेगा या मज़ीद किसी और सानिए का इंतज़ार किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शान ज़ोहरा, आपने बहुत अहम सवालात उठाए हैं, इसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जवाब दूंगा। नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो है वो आपको याद होगा, जब पेशावर में APS स्कूल वाला वाक़या हुआ है, सानिया हुआ है, उसके बाद ये एक तमाम जमातों की रज़ामंदी से, तमाम एजेंसियों, तमाम स्टेक होल्डर्स की रज़ामंदी से ये एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती से, मैं इसको बदकिस्मती कहूँगा, कि फ़ौज तो अपनी जगह पे जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन जो हमारी सिविल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो ऐसन तरीके से पूरा नहीं कर पा रही। उसमें हर रोज़ डिले हो रही है, कभी कोई टास्क फोर्स बन रही है, कभी कोई कमेटी बन रही है, कभी कोई टास्क फोर्स बन रही है, और फिर एक दूसरा सानिया हो जाता है। जैसे ही दूसरा सानिया होता है फिर ये लोग एक्टिव होते हैं। अभी तक इन्होंने एक नेक्टा यहाँ पे बनाई थी, एक फ़ोर्स बनाई थी, उन्हें पूरे मुकम्मल उन्हें इख्तियार ही नहीं किया गया, उन्हें मोबिलाइज नहीं किया गया। उनके लिए बहुत सारे फंड्स अनाउंस तो किए गए लेकिन उन्हें दिए नहीं गए। यही तो बुनियादी सवाल है ना कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? इसमें 2-3 वजूहात हैं। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो उसमें जगह जगह पे रोड़े अटका रही है। हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि ये सब चीज़ें जो हैं ये ठीक हो जाएं, अपनी जगह पे चली जाएं। अगर ये सब कुछ ठीक हो गया तो फिर उनकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। जो हमारी सिविल गवर्नमेंट है वो बहुत सारे मामलात में उलझी हुई है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पिछले 2-3 महीनों से बीमारी के चक्कर में हैं, कभी बीमार होकर वहाँ चले जाते हैं इलाज करवाने के लिए, और इसके अलावा और बहुत सारे मामलात हैं। फ़ंड्स जो हमारे हैं, जो हमारे बहुत सारी एजेंसियाँ हैं, उनको इन्हें वाफर फ़ंड्स देने चाहिए। जो फ़ंड्स हैं आवाम पे टैक्स लग रहा है, उन एजेंसियों को फ़ंड नहीं दिया जा रहा ताकि उन्हें मोबिलाइज किया जाए, उन्हें बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट दिया जाए, बेहतर से बेहतर सहूलियात दिया जाए। उन्हें वही पुरानी चीज़ों से के साथ वो जंग लड़ रहे हैं, वही सारा कुछ कर रहे हैं और उन्हें कोई फ़ंड नहीं दे रहा है। इनको फ़ंड देने चाहिए। माँ सिवाय चंद एक एजेंसियाँ जो हैं उनके पास अपना बजट है, वो इस पर हतल वसा कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे उन्होंने ऑपरेशन किए हैं, बहुत सारे उन्होंने मुलज़म पकड़े हैं, बहुत सारे उन्होंने लोगों को जो है गिरफ़्तार किया है और बहुत क्विक एक्शन किया है, और बड़े बड़े गैंग उन्होंने पकड़े हैं। तालिबान के काफ़ी हद तक उन्होंने जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे वो ख़त्म किए हैं, वो उन्होंने अपने सोर्सेज से किए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना हिस्सा डाले और उन्हें इतने ज़्यादा फंड्स दे कि उन्हें ज़रूरत ना पेश आए किसी और चीज़ की डिमांड करने की। फंड्स तो दिए जाते हैं लेकिन इसकी जो है पीछे जो है वो कोई मौसर कार्रवाई नहीं हो पाती। फिर बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। ये जो कार्रवाइयाँ ऐसे हो रही हैं ये रिएक्शन है उस ज़रबे असब का जो आर्मी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रही है जंग। उसमें बहुत सारे जवानों ने, बहुत सारे अफसरों ने भी अपनी जानें दी हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है और हज़ारों की तादाद में दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया गया है। ये जो दहशतगर्द है ये कोई 1, 2 या 4 ग्रुप नहीं है, ये बहुत सारे ग्रुप है। इसकी बैकग्राउंड पे हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में वारदातें करते हैं और जाकर हमारे हमसाया मुल्क में बैठ जाते हैं। हमारा जो हमसाया मुल्क है, एक बहुत बड़ा जो हमारा हरीफ है, जो हमारा मुखालिफ है, जो हमारा दुश्मन है, इंडिया, जिसका मैं नाम ले देता हूँ, वो हमेशा से इस कोशिश में रहा है कि पाकिस्तान जो पॉलिसियाँ बनाता है हम उसको, उन पॉलिसियों को हम उसको सबूताज करें ना, तो वो करते रहते हैं। जो हमारा अभी रिसेंट वाक़या हुआ है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस पे हमारी गवर्नमेंट को पहले से एक प्लान ऐसा करना चाहिए कि दहशतगर्द मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये सारी वारदातें करते हैं। हमारे जो सॉफ्ट टारगेट हैं उन्हें टारगेट करते हैं। अब वो खुलकर अब उनके ये आखिरी लम्हे हैं। मेरा ख्याल है आर्मी ने जिस तरीके से जनरल राही शरीफ को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने जिस तरीके से काम किया दिन रात एक करके,
और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द गवर्नमेंट भी अपने इस मकसद में आर्मी की मदद से कामयाब हो जाएगी कि इस मुल्क में अमन आएगा, इस मुल्क में सुकून होगा। और फिर मैं एक बात और कहूँगा कि जब कहीं पे जल्जला आता है तो आर्मी जाती है, कहीं पे कोई और झगड़ा होता है आर्मी जाती है, अर्थक्वेक आता है आर्मी जाती है। ये तो फिर गवर्नमेंट की फेलियर की तरफ ही देखिए, चलेगा ना। 80 लाख से ज़्यादा पुलिस अफसर है, पाकिस्तान पुलिस है हमारी 80 लाख से ज़्यादा, तो वो क्या कर रही है? फिर अगर उन सारे काम आर्मी नहीं करने हैं तो फिर उस पुलिस को घर भेज दें, फिर आर्मी करे सारा कुछ, पुलिस स्टेशन भी उनके हवाले कर दे आर्मी के, सारा कुछ वही करे, रेंजर करे सारा कुछ। तो पुलिस किस लिए है? पुलिस को क्यों नहीं ट्रेनिंग दी जाती इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, लड़ने के लिए? क्या ये उन लोगों को ट्रेन नहीं कर सकते? वो बेचारों को तो ट्रेनिंग राइफल चलाने की भी बड़ी मुश्किल से दी जाती है। पुराने ज़माने की राइफल जो उनको चलानी आती है, आजकल लेटेस्ट जो गन्ने आई हैं वो तो उनको चलानी भी नहीं आती पुलिस को। तो क्यों नहीं ये ट्रेन करते? ये हमारी गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए और स्पेशल चौधरी निसार साहब जो है उन्हें इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये नेशनल एक्शन प्लान जो है ये रवानी से आगे चले और इसके नतायज हमें मिले। चौधरी निसार की तो आपको पता ही, रेंजर से मुतल्लिक जो है वो सिंध गवर्नमेंट से ही जो है वो टसल चलती रहती है, तो फिर इससे क्या फ़ायदा होगा, अवाम को क्या फ़ायदा? देखिए, सिंध गवर्नमेंट जो है असल में वो एक पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट है, उस पार्टी के कुछ लोग करप्शन में मुलव्वस है और उनके खिलाफ रेंजर कार्रवाइयाँ कर रही है। इसलिए वो नहीं चाहते, सिंध गवर्नमेंट नहीं चाहती कि रेंजर यहाँ पे रहे या रेंजर अमन व अमान लाए। हालांकि रेंजर ने वहाँ बहुत काम किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। चौधरी निसार का ज़ाती तौर पे कोई मसला नहीं सिंध गवर्नमेंट के साथ, सिर्फ वो इसलिए कि वो एजेंसी है और एजेंसी वहाँ कुर्बानियाँ दे रही है तो चौधरी निसार साहब उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ज़ाहिर है करना चाहिए, हर पाकिस्तानी को करना चाहिए। अब सिंध गवर्नमेंट में अब नए वज़ीर आला आए, मे भी उनकी जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो रेंजर के साथ और मज़ीद बेहतर हो जाए, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बेहतर हो जाए। पहले जो कायम अली शाह साहब थे, आपको पता, वो तो एक डिम्मी वज़ीर आला थे और जहाँ से उनकी तारें हिलाई जाती थी वहीं से हिलती थी। तो अब इंशाअल्लाह ताला उम्मीद हुई है कि बेहतरी आएगी, रिलेशनशिप बेहतर होंगे गवर्नमेंट सिंध के और रेंजर के, और अच्छा वो मिलकर काम करेंगे वर्किंग। तो उन्हें क्यों नहीं रेंजर्स को और एफसी के एहलकारों को काम करने दिया जाता ताकि वो सही तरीके से जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर सकें? देखिए, मैंने यही बताया ना कि उन्हें कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे सिंध गवर्नमेंट को कि जो रेंजर है वो सिर्फ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़े, ठीक है, लेकिन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सिर्फ एक जंग नहीं होती। जो पैसा है वहाँ पे चाइना कटिंग में या कब्ज़ा ग्रुप हैं ज़मीनों पे या इस तरह के लोग हैं या ड्रग्स माफिया है, एक्चुअली वो सारा पैसा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बैकग्राउंड पे दहशतगर्दी है। इसलिए रेंजर जो है वो दूसरे हलकों में भी काम कर रही है, दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं, करप्शन के प्रोजेक्ट हैं, वो पैसा दहशतगर्दी में, जिस तरह डॉक्टर आसिम साहब हैं, उनका केस है कि उनके हॉस्पिटल में दहशतगर्दों का ट्रीटमेंट किया जाता था, वो केस भी उन पे है। तो ये पैसा जो वहाँ पे इकट्ठा होता है चाइना कटिंग से या दूसरे सोर्सेज से, नाजायज़ ज़राए से, वो सारा ही दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए रेंजर उन लोगों को भी हाथ डालती है, उन लोगों में मुख्तलिफ जो पार्टियाँ हैं उनके वहाँ पे वो अस्करी विंग बने हुए हैं, तो जब उन अस्करी विंग पे हाथ डालते हैं तो फिर गवर्नमेंट चीखती है। उसमें गवर्नमेंट के भी अपनी पार्टी के विंग होंगे, उसमें दूसरी पार्टियों के विंग है, तो वो तो सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइबर क्राइम बिल की। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी सेनेट ये क्राइम बिल जो है वो मंजूर हो गया है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे साइबर क्राइम क्या है और साइबर क्राइम बिल लाने की वजह क्या है? देखिए, साइबर क्राइम जो है वो चूँकि आजकल जो हमारा नई नस्ल है, नई पौध है, वो समझती है, वो सुबह से लेकर शाम तक नेट इस्तेमाल करते हैं। जो सोशल मीडिया पे नेट के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए जब ये सारा कुछ कोई गलत खबर नशर की जाती है, प्रोपोगंडा किया जाता है, सोशल मीडिया आपको पता है बहुत ताकतवर हो चुका है और गवर्नमेंट नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया एक ताकतवर मीडिया बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसकी हदें हैं, वो एक मखसूस हद के अंदर अपनी नशरियात उसकी चलती हैं, एक पैमरा आर्डीनेंस है उसके तहत उसकी नशरियात चलती हैं। जो सोशल मीडिया है उसको कंट्रोल कोई भी नहीं करता, पूरी दुनिया में उसकी नशरियात जो है वो जाती हैं। चंद सेकंड में एक ख़बर होती है, जब सोशल मीडिया पे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, चंद सेकंड में वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। अब गवर्नमेंट ने ये बिल, गवर्नमेंट मेरा ख्याल शायद इसलिए लाई है कि चूँकि आगे इमरान खान के धरने
ताहिरुल कादरी साहब के केसेस है, वो सब चीज़ें आगे वो ऑन ग्राउंड आ रही हैं, ठीक है। उसके इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये शायद मुल्क में शोर शराबा होगा, सोशल मीडिया ज़्यादा, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कंट्रोल कर लेती गवर्नमेंट। अभी उन्होंने पैमरा ने जिस तरह डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम पे उन्होंने 45 दिन की पाबंदी लगाई है, तो इस तरह वो कर सकते हैं, लेकिन सबको नहीं कर सकते। ये सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि जो टीवी चैनल है वो आहिस्ता आहिस्ता वेब पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। वेब पे जब जाएंगे, गूगल पे चलेंगे तो पूरी दुनिया में जाएंगे, उसकी नशरियात कहीं नहीं रुकेंगी, ना कोई रोक सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अब ये एक आर्डीनेंस लाई है गवर्नमेंट। मैं कहता हूँ ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही बदकिस्मती का दिन है, स्याह दिन है, बहुत ही काला दिन है कि गवर्नमेंट अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए किसी एक केस को बहाना बनाकर तो मीडिया पे ये पाबंदी लगा रही है। ये मीडिया है, ये मीडिया है, मीडिया पे लोगों को इजहार आज़ादी जो है वो छीन रही है, तो जो कि इनको नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया इस पे, दुनिया में ऐसा नहीं है जैसा यहाँ पाकिस्तान में किया जा रहा है। अभी तो ये उन्होंने 14 साल कैद रखी, शायद अगले चंद महीनों के बाद दहशत गर्दी की दफ़ा लगा देंगे जो सोशल मीडिया पे कोई खबर की। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स भी तो हैं जो सोशल मीडिया को अपने मकासद, अपने मकरू मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके पीछे देखिए ये एक बहुत ही आसान सी बात है कि अगर कोई सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसको ब्लॉक कर दें, उसको बैन कर दें। पीटीए के पास पावर है, उसको ब्लॉक भी कर सकता है, उसको बैन भी कर सकता है। वो ग्रुप अगर नई शक्ल में है, क्योंकि अनलिमिटेड है ये, तो इसको क्या किया जाएगा? ऐसा मैं नहीं समझता कि दहशतगर्द एक हैं वो भी इस्तेमाल करते मीडिया, उनके पास वायरलेस सेट भी हैं, उनके पास मोबाइल भी हैं, उनके पास सब कुछ है। तो ये सब चीज़ें तो इन्हें पहले सोचनी चाहिए थी जब इन्होंने मोबाइल सब लोगों को बांटे, सिमें सब लोगों को बांटी, सड़कों पे रख के रेडियो पे सिमें इन्होंने बेची, तो दहशतगर्दी वहाँ से हो रही। सोशल मीडिया पे बैठकर बहुत किसी को शाज़ो नाज़र को इस तरह का केस हुआ हो, मेरे इल्म में तो नहीं है कि इस तरह का कोई केस हुआ है तो जिसमें आके इन्होंने सारा कुछ वो किया हो सोशल मीडिया के ज़रिए। उनको तो अपने चैनल चल रहे हैं, उनके अपने FM चैनल हैं जिस पे वो अपनी नशरियात चला रहे हैं, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया को एक बहाना बनाया है इन्होंने सिर्फ मीडिया को इसको कंट्रोल करने के लिए, चूँकि ये पावरफुल हो चुका बहुत ज़्यादा, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई बुराई नहीं है। हाँ, बुराई है अगर किसी जगह पे तो उसको ब्लॉक किया जा सकता है, ये एक सोल्यूशन है। पूरी दुनिया में इस तरह का कोई कानून नहीं है, ये काले कानून, ये मार्शल लॉ के दौर की बात है। इस तरह के कानून तो मुशर्रफ दौर में भी नहीं बनाए गए, जो कि एक सख्त मार्शल लॉ जिसने डिक्टेटर था, जिसने मार्शल लॉ लगाया था, उसने भी मीडिया को आज़ादी दी है और उसके दौर में ज़्यादा आज़ादी मिली मीडिया को। तो ये तो जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत में इज़हार राय की आज़ादी हर किसी को होनी चाहिए। अगर कोई गलत बात करता है, कानून है, पहले से मौजूद है, अखबारात के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी है, इसी तरह वही कानून सोशल मीडिया पे लागू कर दें। ये 14 साल कैद, ये 5 लाख जुर्माना या 5 करोड़ जुर्माने, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई जायज़ बात है, ये बिल्कुल नाजायज़ है। अपने आप को सेव करने के लिए इन्होंने अपने काले करतूत छुपाने के लिए अपनी रिश्वतखोरी, अपनी करप्शन, अपनी बैड गवर्नेंस जो है इसको, ताकि मीडिया इसको हाईलाइट ना करे, क्योंकि पैमरा आम चैनल को कंट्रोल कर लेती प्रोग्राम बंद करके। अब इसको कैसे करना है वो इन्होंने ये आर्डिनेंस ले आए, वो उसको बंद करेंगे। अब बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की। पीपल्स पार्टी ने हमेशा से नून लीग को सपोर्ट किया है, लेकिन क्वेटा ब्लास्ट के बाद खुर्शीद शाह, अपोजिशन लीडर जो हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म और हमारे इदारों पर जो है वो बरस पड़े। उन्होंने कहा है कि चौधरी निसार सिर्फ कहावत के बंदर की तरह जो है वो काम कर रहे हैं, सही मायनों में काम नहीं हो रहा। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए जी, ये पीपल पार्टी जो है, इन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ साइन किया था, तब ये लोग पाकिस्तान में इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसा मुआहदा है जो एक दूसरे की करप्शन को छुपाना, इग्नोर करना एक दूसरे की करप्शन को, और जो उसकी गवर्नमेंट के 5 साल होंगे उनको पूरा करना है। उसमें हर्डल नहीं उन्होंने डालनी, उसमें रुकावट नहीं डालनी, चाहे आवाम को रिलीफ मिले, आवाम को रिलीफ मिले ना मिले। ये चौधरी निसार साहब हैं और उनकी खुर्शीद साहब जो हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, उनकी कोई ज़ाती लड़ाई हो सकती है, कोई ज़ाती जंग है। पीपल्स पार्टी की नवाज़ लीग के साथ कोई जंग नहीं है। आपने देखा होगा कि ये पानामा लीग है और इस तरह के बहुत सारे इशू हैं।
तो पीपल पार्टी हमेशा नवाज लीग का साथ देती है। लेकिन इसमें भी डिवाइडेशन है, जो खुर्शीद शाह हैं वो हैं सिंध की तरफ, लेकिन एतजाज़ अहसन है पंजाब की तरफ। तो एतजाज़ अहसन जहाँ तक हम उनको देख रहे हैं वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं पीटीआई को, लेकिन जब बात की जाती है खुर्शीद शाह साहब से कि आप जो हैं वो पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई स्टैंड लेंगे, लेकिन खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि नहीं, मैं वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा किसी सूरत भी। देखिए, उसके बहुत सारे मुफादात हैं। खुर्शीद शाह साहब जो हैं, उनके भाई पहले यहाँ पे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं काफ़ी अर्सा, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी रहे हैं ना। तो खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनके अपने कोई ज़ाती मुफादात भी हैं, जिनकी वजह से वज़ीर आज़म के साथ उनका करीबी तल्लक है। जो निसार साहब के साथ उनकी जंग है वो एक अलहदा मसला है। उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चौधरी निसार साहब ने बाद मौक़ों पे उनकी बातों को इग्नोर किया है, नहीं मानी। कुछ चौधरी निसार साहब बेसिकली शरीफ आदमी हैं और ऑनेस्ट आदमी है। चौधरी निसार साहब के खाते में आज तक कभी भी, वो हमेशा मिनिस्टर रहे हैं, कोई करप्शन का केस, कोई मिस यूज़ ऑफ पावर, कोई गवर्नमेंट के फंड्स को मिस यूज़ करना, कोई बिला वजह फजूल बैरूनी दौरों पे जाना। चौधरी निसार साहब नीट एंड क्लीन आदमी हैं। उनकी कोशिश है हतलवसा के उनके मिनिस्ट्री के अंडर जो भी अदारे आते हैं उनमें कोई करप्शन ना हो। तो वो कोशिश करते हैं कि लोगों के नाजायज़ काम भी ना हो। वो मेरिट को समझते हैं और मेरिट पे काम करते हैं। तो आपको पता है कि कई मौक़ों पे मियां नवाज शरीफ के साथ, मियां शहबाज शरीफ के साथ भी उनकी नाराज़गी हो जाती है। वो इसी वजूहात की यही है कि चौधरी निसार साहब एक नाजायज़ सिफारिश नहीं मानते किसी की, नाजायज़ काम नहीं करते किसी का, चाहे उसको कोई भी कहे। तो आप खुर्शीद शाह साहब जो है, मे भी उन्होंने कोई ऐसे काम उनको कहे हों जो चौधरी साहब ने बात ना मानी हो, तो इस वजह से वो ज़्यादा नाला। फिर दूसरा, उन्होंने, मेरे ख्याल में ये एक सारा टोपी ड्रामा है जो पीपल पार्टी कर रही है, वो एक टोपी ड्रामा है। चौधरी एतजाज़ साहब जो हैं उनकी भी ज़ाती तौर पे 2-3 दफ़ा चपकलिश रही है इनके साथ, चौधरी निसार साहब के साथ असम्बली में भी हुई, बहुत आपको पता होगा। तो इस वजह से ये अभी जो धरने रहे हैं पिछले धरनों में, उसमें हालांकि चौधरी निसार साहब की और इनकी काफ़ी जंग हुई थी, लेकिन फिर सुलह भी हो गई थी। और एतजाज़ अहसन साहब जो है वो बज़ाहिर पीटीआई की तरफ नज़र आते हैं, लेकिन वो मुहब्बे पार्टी हैं, पीपल पार्टी के साथ बहुत लायल हैं। भुट्टो साहब के पुराने दोस्तों में उनका शुमार होता है। बतौर इंसान और बतौर पॉलिटिशियन चौधरी निसार साहब जो है वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन पे भी कई इल्ज़ाम लगते हैं कि उन्होंने वो कोटा लिया हुआ, गैस का कोटा तो उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन अगर चौधरी निसार साहब पॉलिटिशियन है तो वो कारोबार कर रहे हैं, उनका हक है, उनका राइट बनता है और काबिल आदमी है। कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके कोई केसेस होते हों बड़े, चौधरी एतजाज़ से रब्ता ना करते हों। वो अलहदा बात है, वो कई लोग पार्टियों के केस लड़ते हैं, कई पार्टियों के नहीं लड़ते। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग और पीपल पार्टी के साथ कोई ऐसी जंग है। अवाम को दिखाने के लिए तो जंग हो सकती है, दूसरी पार्टियों को दिखाने के लिए हो सकती है, क्योंकि आगे इलेक्शन फिर आ रहे हैं, जो नए इलेक्शन अभी आएंगे कुछ अरसे बाद, उसमें पीपल पार्टी ने अवाम के पास क्या लेकर जाना है। तो अब ये ड्रामे तो शुरू होंगे। जिस तरह आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर की जो इलेक्शन थे उसमें पीपल पार्टी बड़ी एग्रेसिव रही है नवाज लीग के ख़िलाफ़, बड़े बयानात आते रहे, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब के बड़े बयानात आते रहे। बिलावल भुट्टो साहब तो कई महाजों पे जंग लड़ रहे हैं ना, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ वो बयान देते हैं, अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ देते हैं, पीटीआई के ख़िलाफ़ देते हैं। ठीक है, वो जिस तरीके से उन्हें मोटिवेट किया जाता है, जिस तरीके से उन्हें ब्रीफ किया जाता है, वो बयानात दे देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सब कुछ ठंडा हो जाता है और फिर उसी तरह ये मिल बैठते हैं और उसी तरह एक दूसरे से गले मिलते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके पीछे कोई ऐसा, ये एक टोपी ड्रामा लगता है। अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जब अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि उस आपकी करप्शन मैं छुपाता हूँ, मेरी करप्शन आप छुपाएं। ये क्या हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसकी ये शिकों में शामिल है। अगर आप किसी और प्रोग्राम में रखेंगे तो वो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ये एक दूसरे को, जमहूरियत को तकवीयत नहीं देते, ये अपनी हुकूमतों को बचाते हैं। उस डेमोक्रेसी के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये जंग नहीं है, इस पे आवाम को परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये जंग नहीं करेंगे कभी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उसकी हुकूमत को बचाने के लिए, उसका टेनोर पूरा करने के लिए हेल्प आउट करेंगे। ये उसी का एक तरीका है। और 2018 में पीपल्स पार्टी की पंजाब क़यादत को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं?
देखिए, पंजाब की क़यादत जब से इन्होंने मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब को वहाँ पे पीपल्स पार्टी का गत्ता दत्ता बनाया पंजाब में, तो पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया है। जो रही सही कसर थी, उससे पहले आपको पता होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत थी, फिर उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब आए, उन पे कितने इल्ज़ामात लगे, उनका कितना वो मामलात उनके चले, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डिसमिस किया। ये सब चीज़ें जो है पीपल पार्टी के लिए अब शायद अभी कुछ अरसे के लिए पीपल पार्टी अभी एक पसे पर्दा से बैक साइड पे चली गई है। अभी दूर दूर तक उनका पंजाब में कोई सीटें मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं जो उनकी ख़ानदानी सीटें हैं, वो उनको ज़रूर मिलेंगी, वो 10 से 15 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। पंजाब का जो इस वक्त लोगों का मूड है, चूँकि नवाज़ लीग की गवर्नमेंट जैसी भी है, करप्ट है, जो भी है, लेकिन कुछ लोगों को वो सहूलियात दे रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने इस्लामाबाद में एक शुरू किया था, यहाँ पे वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उनकी अपग्रेडिंग शुरू की थी, उसमें ओ लेवल ए लेवल शुरू किया था, बच्चों को यूनिफॉर्म देनी शुरू की, बसें उनके लिए आ रही हैं। तारिक फजल साहब बड़े एक्टिव हैं मरियम नवाज़ के साथ। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है वो अगले 5 सालों के लिए भी अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए तैयारियां कर रही भरपूर तरीके से। उन्हीं तैयारियों का ये हिस्सा है। शायद मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में यहाँ पे 2018 में मरियम नवाज़ को इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़वाया जाए, उसकी तैयारियां हो रही हैं, इस्लामाबाद की सीट से। तो पंजाब में मुझे नज़र नहीं आ रहा कहीं पे कि पीपल पार्टी अगले मज़ीद 5 साल कुछ हासिल कर सकती है, क्योंकि वो पिछले 5 सालों में कुछ डिलीवर नहीं कर सके। कोई डिलीवर नहीं कर सके, अपनी गवर्नमेंट में वो कुछ डिलीवर नहीं किया। नवाज़ लीग की गवर्नमेंट जैसी भी है, चलो सड़कें बना रहे हैं, मोटरवे बना रहे हैं, ये सी पैक का जो मंसूबा है, अगर ये अगले 2 सालों में बिजली की जो लोड शेडिंग है उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो गए, तो फिर मैं नहीं समझता कोई किसी और पार्टी के कोई चांसेस हैं, फिर नून लीग ही दोबारा हुकूमत बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा से अदलिया और इदारों की तज़हीक और इन पर हुक्म इम्तना के केसों की फहरिस्त तलब कर ली है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम पर 45 दिन की पाबंदी आयद करने के नतीजे में किया है। क्या ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं है? देखिए जी, ये बहुत बड़ा हमला है। मैं कहता हूँ ये आज़ादी सहाफ़त का एक स्याह बाब है, उस पर स्याह बाब लिखा जाए, स्याह दिन है। इस पे जितना ही रोना रोया जाए वो कम है। लोगों को एक और तो सांस लेने की भी आज़ादी नहीं छोड़ेंगे। ये आज़ादी इजहार पूरी दुनिया में, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो पूरी दुनिया में आप देख लें, किसी मुल्क में भी चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, प्रेस आज़ाद है हमेशा। जो अब हमारी जो जिस सदी में हम जा रहे हैं, इसमें तो प्रेस को रोका ही नहीं जा सकता किसी सूरत में भी। अब अगर अदालतों के ख़िलाफ़ कोई बंदा बात करता है तो उसका वो इंडिविजुअल फेल है। अब अगर मैं यहाँ बैठकर चीफ जस्टिस साहब के बारे में कोई नाजेवा अल्फाज कहता हूँ तो ये मेरा पर्सनल फेल है, मेरे चैनल का नहीं है, या जिस चैनल में बैठकर मैं बोल रहा हूँ उसका नहीं है। उसको तो बंद नहीं करना चाहिए, उस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। हाँ, मैंने कोई गलत किया है तो मुझे मौका दिया जाना चाहिए सफाई का। मुझे अदालत में बुलाया जाए, बुलाकर मुझसे पूछा जाए कि ये आपने क्या कहा है। ठीक है, कोई भी मादर पिदर आज़ाद नहीं होता, अदलिया है, कोई भी है, तनकीद हर किसी पे हो सकती है एक जायज़ तरीके से। किसी की ज़ात पे तनकीद नहीं होती, उसके ओहदे पे तनकीद होती है, उसके कामों पे तनकीद होती है। किसी को पर्सनल नहीं लिया जाना चाहिए। अगर कोई पर्सनल लेता है तो वो गलत है, वो मीडिया की जो एक रूल्स हैं उसके ख़िलाफ़ है। वो पैमरा के पास आर्डीनेंस भी है, उसके पास पावर भी है। लेकिन आप किसी की करप्शन के बारे में, किसी की और चीज़ों के बारे में अगर कोई बात करता है, उस पर पाबंदी लगा दी जाए तो ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही बुरी बात है और ये पूरी दुनिया इसे कंडेम कर रही है। और हमारे मुल्क में भी अवाम ने भी इस पर बहुत बड़ा एक अपना सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा किस तरीके से एक सारा लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। तो अवाम जो चाहती है, अवाम मीडिया को आज़ाद देखना चाहती है, सोशल मीडिया को आज़ाद देखना चाहती है, लेकिन एक हद तक, एक दायरे में रहकर, एक डिसिप्लिन में रहकर मीडिया को आज़ाद देखना चाहती है। तो मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मीडिया भी जब ये सारी चीज़ें करता है तो करने से पहले इसको सोचना चाहिए कि इससे किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही, किसी की पगड़ी तो नहीं उछाली जा रही, किसी की इज्जत तो नहीं नीलाम हो रही सड़कों पे। ये सब चीज़ें सोचकर चंद एक अगर कोई ऐसे लोग हैं हम में
जो मीडिया पे बैठकर लोगों की पगड़ियां उछालती है, तो उन्हें सख्त सजा देनी चाहिए। रेटिंग के चक्कर में शायद ऐसा कुछ करते हैं। ऐसा भी होता है, कुछ पार्टियों के लोग होते हैं, उनकी पेयर रोल पे होते हैं, मुख्तलिफ लोगों की पेयर रोल पे होते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उसके वीक पॉइंट ढूंढते हैं। ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि अल्लाह ताला ने हमारे इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें वाज़ह कर दी हैं। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि देखें, आप अगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आप किसी की चीज़ पे पर्दा रखते हैं तो अल्लाह ताला आपके मुख्तलिफ जो जराइम हैं उन पे पर्दा डालेगा। तो हमारे जो लोग हैं वो छोटी छोटी बातों को लेकर उछालते हैं। किसी के पर्सनल मैटर है, किसी का को डाइवोर्स हुई है, इमरान खान ने डाइवोर्स दी रेहाम खान को, तो सारा सोशल मीडिया उस पर लग गया, दूसरा मीडिया उस पर लग गया, दिन रात उनको काम ही कोई और नहीं था। और फिर बहुत सारे मीडिया वाले इधर बैठते हैं और बैठकर जनाब फ़लाँ हुकूमत को गिरा रहे हैं, फ़लाँ को बना रहे हैं, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ करप्ट है। ये हमारा हक नहीं है, किसी एंकर का, किसी बंदे का ये हक नहीं है कि किसी को चोर कहे, किसी को डाकू कहे। हाँ, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप कोर्ट में चले जाएं, उसको कोर्ट में ले जाएं। लेकिन मीडिया पे बैठकर किसी चैनल को इस्तेमाल करके, उसका सेट इस्तेमाल करके किसी की दिल आज़ारी करनी, किसी की इज्जत उछालनी, मैं समझता हूँ ये बुरी बात है। लेकिन गवर्नमेंट को भी इसमें एक हद तक आगे नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट को इसकी इस्लाह करनी ज़रूर चाहिए, लेकिन ये जिस तरह कवानीन बन रहे हैं ये भी गलत है। ये इतने सख्त कवानीन मीडिया के लिए नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उसको इस्तेमाल ही नहीं किया जाता ना, चाहे वो प्रेस हो, कोई भी चीज़ हो, तो ऐसा क्यों है? देखिए, हम लोग जो हैं, एक हमारा कल्चर बना हुआ है। देखिए, इशारा बंद है किसी जगह पे, लाइट बंद है, फिर भी हम कोशिश करेंगे हम निकल जाएं, हम उसको तोड़ लें। अपने को बड़ा समझते हैं कि जो कानून है वो हमारे लिए नहीं है, हम कानून से बालातर हैं। हर बंदे की, हमारे बच्चों की कोशिश होती है कि किसी लाइट पे अगर लोग रुके हुए हैं तो इशारा बंद है तो वो तोड़कर निकलने की कोशिश करते हैं। किसी जगह पे नो पार्किंग का बोर्ड है तो हमारे जो अशरफिया है वो वहाँ जाके गाड़ी लगाते हैं जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड है। पुलिस वाले रोकते रहते हैं तो उनको कहते चलो चलो तुम कौन हो। वो उनको ऐसे समझते हैं जैसे कानून उनके घर की लौंडी है, वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये हमारा कल्चर बना हुआ है। लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी। हमारे जो अदारे हैं वो लोगों को अवेयरनेस दें कि कानून क्या है और जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको सज़ा कितनी होगी। अभी देखें, पूरी दुनिया में ड्राइविंग करता हुआ कोई बंदा अगर किसी इंसान को नीचे दे देता है तो सख्त से सख्त सज़ा उसको मिलती है। हमारे पाकिस्तान में लोग 8-8, 10 लोगों को गाड़ियों के नीचे देकर तो दूसरे दिन जमानत पे बाहर आ जाते हैं। तो कोई कानून नहीं है ना, कानून है लेकिन कानून पे अमल दरामद कोई नहीं करता। अमल दरामद हमें करवाना पड़ेगा। हमारे अदारों को कुछ सख्त एक्शन लेना होगा कानून पे अमल दरामद करवाने के लिए। अभी मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियों के दरमियान में दाएं बाएं वो घूम रहे हैं, चल रहे हैं। खुदा ना करे किसी गाड़ी में मामूली से लग जाएं, लोग गिरते हैं, मर जाते हैं, हेलमेट नहीं होते उनके। अब क्या उन्हें लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि आप मोटरसाइकिल के लिए एक साइड लेन है, छोटी लेन है मोटरसाइकिल बाइक के लिए, तो आप उस पर चलें। उस पर क्यों नहीं चलते? जो नहीं चलता उसको जुर्माना करें। अभी आप देखें, रोड पे आप जा रहे हैं तो ट्रक वाला जो है वो जो उसकी फास्ट लेन है, एक फास्ट लेन होती है राइट साइड पे जहाँ से फास्ट गाड़ियाँ, इमरजेंसी वाली गाड़ियाँ गुजरती हैं, वो ट्रक वाला उसमें जा रहा है, कई किलोमीटर फास्ट लेन में वो जाता है चढ़ाई पे, और उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। पुलिस वाले जो होते हैं उसको रोकते हैं और अपना थोड़ा मुकमुका करके उसको छोड़ देते हैं। सजा ही कोई नहीं उसको। उसका लाइसेंस कैंसिल करें, उसको जेल भेजें, 2 महीने जेल में रहे, दोबारा वो ये हरकत ना करे। ये नहीं है। मीडिया पे इन्होंने पाबंदी लगा दी है, सारे कवानीन मीडिया पे लागू कर दिए, सोशल मीडिया पे इन्होंने लागू कर दिए सारे क्राइम जो है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईडीपीज़ की। इनकी वापसी का मामला ही जो है वो लटक गया है और परवेज़ खटक साहब को जो है वो बहुत जल्दी है उन्हें वापस भेजने की। लेकिन चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि अब किसी भी अफगानी को यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा और उनको कोई शनाख्ती कार्ड जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या अफगानियों की जल्द अज जल्द वापसी मुमकिन हो सकेगी या उनकी वापसी इसी तरह लटकती रहेगी? देखिए जी, अब हमें ये करना पड़ेगा। चौधरी निसार साहब जो कह रहे हैं, अब इस पे अमल दरामद करना पड़ेगा। जो इनके कैंप्स हैं या जहाँ पे ये लोग कैंपों से निकल के बाहर फैल चुके हैं, हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें जो सहूलतकार हैं, जिस तरह मुख्तलिफ जो ब्लास्ट हुए हैं उनके जो सहूलतकार हैं वो सब अफ़गानी हैं। वो उनकी जड़ें अफ़गानिस्तान से मिलती हैं
और पाकिस्तान में आकर वो इन्हीं कैंपों में इन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, इन्हीं लोगों के घरों में रहते हैं। ये लोग उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करते हैं, तो ये दहशतगर्दी करते हैं। आप पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में देख लें कि बहुत सारी डकैतियाँ, बहुत सारी वारदातें भी यही लोग करते हैं। पाकिस्तान ने जो 30 साल पहले फ़ैसला किया था वो एक इंसानी हमदर्दों की बुनियाद पे किया था। पूरी दुनिया में इस तरह कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने पे वो लोग पाकिस्तान में कोई मुहाजिरीन आए, रिफ्यूजी आए, और वो इतने लंबे अरसे तक उन्होंने यहाँ पे शादियाँ कर ली हैं, यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, जाली शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं, पाकिस्तान के जाली नादरा के कार्ड बनाए हुए हैं, पासपोर्ट बनाए हुए हैं। ये सब चीज़ों के बाद जब कहीं वो पकड़े जाते हैं तो नाम पाकिस्तान का बदनाम होता है। अभी देख लें, जो अमेरिका में एक वकूआ हुआ था बहुत बड़ा फायरिंग का, तो वो अफ़गानी था, अफ़गानिस्तान का था, पाकिस्तान का पासपोर्ट लिया हुआ था, पाकिस्तान का आईडी कार्ड बनाया हुआ होता है। तो पाकिस्तान को ये लोग बदनाम, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। और ऊपर से इनकी जो गवर्नमेंट है वो इंडिया की झोली में जाकर बैठती है। अभी कितने दिन हो गए पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर जो है वो वहाँ पे गिरा है, इतनी कुछ होने के बावजूद अभी तक हमारे बंदे उन्होंने वापस नहीं किए। क्यों? वजह अफगानिस्तान का झुकाव, जो अफगानिस्तान का झुकाव इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ उनकी दोस्ती की पींगें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। चौधरी निसार साहब जो कह रहे हैं वो ऐसे नहीं कह रहे, वो बड़े दूरअंदेश आदमी हैं, और हमें ये सारा करना होगा, हमारी एजेंसियों को ये सारा कुछ करना होगा। आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे जब गेट बनाने लगे हैं, यहाँ मीटिंग में ये बात तय हुई थी उनके साथ, दो मुल्क की जो मीटिंग हुई थी उसमें तय हुई थी कि बॉर्डर मैनेजमेंट सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी गेट बनाना। और जब गेट बनाने शुरू की उन्होंने फायरिंग की, हमारे एक मेजर साहब और कई हमारे जवान शहीद हो गए उनकी फायरिंग से। तो एक तो हम उन लोगों को संभाल के बैठे हैं इधर, कितने अरसे से हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो हमारे मुल्क में ये सारा कुछ कर रहे हैं। जो शरीफ लोग हैं, शरीफ अफ़गानी हैं, वो भी इसी में शामिल हो जाते हैं। फिर जब ज़ाहिर एक अफ़गानी पकड़ा जाएगा तो लोग सबको टारगेट करेंगे। अभी हालात ये होने वाले हैं कि खुदा ना करे इससे पहले कि पाकिस्तान की आवाम, KPK की आवाम या दूसरे लोग खड़े ना हो जाएं उनके ख़िलाफ़, खाना जंगी की सूरत हाल न बन जाए। इसलिए उन्हें जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से अपने मुल्क वापस भेजना होगा बाइज़्ज़त तरीके से, इससे पहले क्योंकि और इससे बड़ा भी कोई हमें सानिया हो जाए। और अगर वो वापस नहीं जाते तो फिर क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, ये यूनाइटेड नेशन को इसमें इन्वॉल्व है। यूनाइटेड नेशन जो है उनका जो कमिश्नर अफ़गान मुहाजिरीन है उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ टेबल टॉक करनी चाहिए कि वो अपने मुहाजिरीन को वापस लें, और उन्हें इंसेंटिव भी देती है गवर्नमेंट। वो अफ़गान जो कमिश्नर है, रेफ्यूजी कमिश्नर है यूनाइटेड नेशन के, वो उन्हें इंसेंटिव भी देते हैं। कई दफ़ा उनको डॉलर देते हैं, पर हेड 200 या 150 या 300 डॉलर देते हैं। वो एक फैमिली के 15-20 मेंबर हैं, वो 3-4 हज़ार डॉलर भी ले लेते हैं, राशन भी ले लेते हैं। इधर से जाते हैं ट्रक पे, उधर से दूसरे तीसरे दिन फिर वो वहाँ से खच्चरों पे बैठकर तो ऐसे रास्तों से, गैर मारूफ रास्तों से वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। तो ये उन्होंने एक रूटीन बनाई हुई है उनके लिए। तो ये दुबई बना हुआ है, यहाँ पे वो चोरी चिकारी भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, लूट मार भी करते हैं, और दहशतगर्दों को पनाह भी देते हैं। तो ये सब चीज़ें साबित हो चुकी हैं, ऑन ग्राउंड है, ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीज़ें। इसलिए चौधरी निसार साहब शोर डाल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको निकाला जाए। ये तो हमें निकालना चाहे, हर सूरत में निकालेंगे। अगर अफ़गान जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान के रिफ्यूजीज़ के लिए जो कमिश्नर है यूनाइटेड नेशन के, अगर उनके कहने से भी बात नहीं बनती तो फिर हमें सोचना होगा कि हम उनको बाई फोर्स वापस भेजें या कैसे भेजें। इस सारे अमल के नतीजे में फिर अफ़गानिस्तान भी जो है उन्होंने ये कहा है कि हम भी यहाँ से पाकिस्तानियों को निकाल देंगे। देखिए, वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत कम है, इतने ज़्यादा नहीं है, रिफ्यूजी नहीं है। वो वहाँ पे बिज़नेस करने के लिए, हाँ हम कहते हैं निकालें। हमारा जो सूफ़ी मोहम्मद है यहाँ का दहशतगर्द है बहुत बड़ा, जो पाकिस्तान की फ़ौजों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, वहाँ पे गुरेला कार्रवाइयाँ कर रहा है। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों चित्राल के नज़दीक कलाश के कुछ लोग थे, वो बेचारे गरीब लोग थे, उनकी वो गाय भी ले गए, भैंसें भी ले गए, बकरियां भी ले गए और उनको कत्ल कर गए। वो अफ़गान तालिबान थे, उन्होंने आके सारा कुछ किया है। तो हमें इस पे फैसला करना होगा बहुत जल्द। अगर वो हमारे लोग जो इल्लीगल है वहाँ पे, वो इल्लीगल जो लोग हैं वो गलत लोग हैं, उनको अगर वो वापस करते 100 दफ़ा करें। तो मोस्टली पाकिस्तानी तो वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं लीगल तरीके से।
हमारे यहाँ भी जो लीगल तरीके से हम उन्हें वापस नहीं निकालते, हम उन्हें मुहाजिरीन नहीं कहते। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान से कोई लोग मुहाजिर बनकर वहाँ पे गए अब तो उनकी तीसरी नस्ल जवान हो चुकी है। तो इसलिए इनके लिए सोचना होगा। चौधरी निसार साहब सही चीख रहे हैं कि उनको यहाँ से फ़ौरन निकाला जाए। अब वफाकी हुकूमत से निकल के हम ज़रा पंजाब हुकूमत की बात कर लेते हैं। पंजाब हुकूमत में आजकल बच्चों के अगवा की जो वारदातें हैं वो बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये दहशतगर्दी की एक नई किस्म है जो हमारे सामने आ रही है, और उनके साथ जो ऐसा सलूक किया जा रहा है, इवन के लोगों के हाथों से जो है वो बच्चों को छीन छीन कर ले जाया जा रहा है? तो ऐसा क्या है, या कोई एक ख़ास ग्रुप इसमें जो है वो मुतहर्रिक हो रहा है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, ये इसमें बहुत सारे र्यूमर भी हैं, अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं, लोग बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। कोई एक बंदा गूंगा, किसी जगह पे दो गूंगे घूम रहे थे तो उनको उन्होंने बुलाया कि इधर आओ इधर आओ। जब किसी को शाउट करके बुलाएंगे अगला बंदा डर जाता, वो दौड़ पड़े। फैसलाबाद की बात बता रहा हूँ। तो लोग पीछे भागे, उनको मार मार के उनकी दुर्गत बना दी। शुक्र है वो ज़िंदगी की बाजी हार नहीं गए। तो बाद में पता चला कि वो तो दोनों गूंगे हैं, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे, तो वो डर के दौड़े थे कि हमें पकड़ ना लें। तो लोगों ने ये अफवाह उड़ा दी कि जी हमने वो पकड़ लिए हैं, अगवाकार पकड़ लिए हैं। बच्चों को एक औरत ने कहा कि जी मेरे बच्चों को वो तो बोल ही नहीं सकते। तो जब बोल नहीं सकते तो उन्होंने कैसे अगवा कर लिया? हाँ, कुछ बच्चे वालदैन की मार से डर कर या किसी और वजह से घर से भागते हैं। ये कोई आज का नहीं है, ये बहुत साल पहले से बच्चे घर से भागते हैं। छोटे बच्चे भी भागते हैं, बड़े बच्चे भागते हैं। अमूमन जो 14 से 15 साल के बच्चे हैं, इनकी रेशो ज़्यादा है भागने की घरों से। तो वो जब भागते हैं तो उनको कोई अगवा बहुत कम लोग कर सकते हैं। वो किसी के हाथ नहीं आते, किसी के काबू नहीं आ सकते। ये लोगों ने अफवाहें ज़्यादा फैला दी। कहीं पे शाज़ो नाज़र कोई एक आध केस हुआ होगा जो वाकई किसी ने अगवाकार होंगे। ये तो बहुत अरसे से चल रहा है काम, ये आज नया नहीं शुरू हुआ। पहले खरकार कैंप होते थे, लोग जो होते थे खरकार होते थे वो बच्चों को पकड़ के ले जाते थे, उनसे वहाँ पे वो काम लेते थे फ्री में। फिर कुछ अरसे बाद वो खरकार कैंप पकड़ा जाता था, बच्चे घरों को वापस चले जाते थे। अब कुछ लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि जी बच्चों के उनकी डेड बॉडी मिली है, उसकी आंखें निकाली हुई हैं। कुछ कहते हैं जी उसके गुर्दे निकाले हुए हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ को कहता है। लेकिन अभी तक सॉलिड कोई ऐसा केस सामने नहीं आया कि जिससे ये साबित हो। र्यूमर बहुत ज़्यादा है, हर गांव में अभी पता चल रहा है कि वहाँ भी आ गया। गांव में पहले कोई गैर आदमी आ जाए तो वो गांव में घुस नहीं सकता, तो वो कैसे चला जाएगा? खरकार कैसे आ जाएंगे वहाँ पे, अगवाकार कैसे आ जाएंगे? जब गांव में गैर आदमी आ जाए तो गांव को पता चल जाता है कि ये बंदा हमारे गांव का नहीं, कोई गैर है। अभी तक सॉलिड कोई केस सामने नहीं आया। नहीं, 2-4 केस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिस्मानी अज़ा निकालने से मुतल्लिक। देखिए रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक उन पे इंक्वायरी हो रही है। अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, उन पे इंक्वायरी हो रही है। हमारी पुलिस की नाकामी है ना कि वो कुछ भी जो है वो साबित नहीं कर सकी, कुछ भी तलाश नहीं कर सकी। और लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो अवामी राय को देखना है ना। देखिए जी, हमारी पुलिस की तो माशाल्लाह कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक श्रीलंका का सदर था, उसका हाथी गुम हो गया। तो उसने कई मुल्कों की पुलिस को बुलाया कि भी मेरा हाथी ढूंढे, मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो वो जब नाकाम हो गए तो उधर से उन्होंने पाकिस्तान की पुलिस को बुला लिया कि चलो भी ये भी किस्मत आजमाई कर लें। तो यहाँ से टिपिकल किस्म के पुलिस अफसर चले गए, SHO लेवल के। उन्होंने वहाँ जाकर जंगल में चले गए, ढूंढते रहे। एक दिन देखा तो वो एक गधे को मारते मारते ला रहे हैं। तो आके उन्होंने बादशाह के दरबार में उसको हाज़िर किया कि जनाब जी हम आपका हाथी ढूंढ के ले आए हैं। उन्होंने कहा अभी मेरा हाथी तो बहुत बड़ा था, ये क्या है? उन्होंने कहा जी मार मार के हमने छोटा कर दिया है, ये मानता नहीं था तो हम मार मार कर इसको लेकर आए हैं। तो हाथी, वो गधा खुद कह रहा था कि जी मैं बादशाह सलामत का हाथी हूँ, मैं बादशाह सलामत का हाथी हूँ। तो ये पाकिस्तान की पुलिस तो जुर्म कोई करता है और डाल किस पे देते हैं? जो बंदा इनके काबू आ जाता है, जो इनके सामने आ जाता है, कह देते हैं इसी ने किया। अभी पुलिस मुकाबले में एक बंदा अगर मारा जाए तो इस पे 50-100 केस वो भी डाल देते हैं जो उसने नहीं किए थे। कह देते हैं जी फ़लाँ केस भी इसने किया था, फ़लाँ केस भी इसने किया था, और उनकी फाइलें क्लोज़ हो जाती हैं, वो केस बंद हो जाते हैं उनकी। और इन्होंने जब इनके सर पे 100-200 केस ऐसे चढ़ जाएँ, गवर्नमेंट ऊपर से प्रेशराइज करती है, अदालतें करती हैं कि इसके मुजरम पकड़ें। फिर वो किसी एक आध चोर डाकू को गोली मार के जाली पुलिस मुकाबला बनाकर तो वो अखबारात के सामने पेश कर देते TV चैनल के
कि जी हमने ये डाकू मार दिया है, ये हमने दहशतगर्द मार दिया है, और हर किसी को तो दहशतगर्द बना देते हैं। अगर किसी बंदे के पास से कोई एक पिस्टल बरामद हो जाए वो भी दहशतगर्द है। तो ये पाकिस्तान की पुलिस का आप क्या कहती हैं? पाकिस्तान की पुलिस का आवाम को पता है, और अगर सिर्फ पाकिस्तान की पुलिस ठीक हो जाए, 80 लाख से ज़्यादा पुलिस है, तो हमारे मुल्क में ना कोई दहशतगर्दी हो, ना हमारे मुल्क में चोरी हो, ना डकैती हो, ना किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा हो, ना किसी के साथ ज़्यादती हो, ना किसी का कोई हक खाए। पुलिस बज़ाते खुद हमारे मुल्क में मुख्तलिफ जो क्राइम्स होते हैं उनकी सरपरस्ती करती है। शराब बेची जाती है, मनशियात बेची जाती है, तो पुलिस सरपरस्ती करती है। बहुत सारे पुलिस के अहलकार मुलव्वस हैं, ये नहीं कि सारे हैं, बहुत सारे बहुत डेड ऑनेस्ट लोग भी हैं पुलिस में। जिस तरह के ये अभी एक चीमा साहब रिटायर, आफ्ताब चीमा साहब, वो यहाँ से रिटायर्ड हुए हैं पुलिस, आजकल वो नेक्टा के चेयरमैन हैं, वो बहुत ऑनेस्ट आदमी हैं। इसी तरह जुल्फ़कार चीमा साहब हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं पुलिस में जो पुलिस का एक नाम जिन्होंने रोशन किया है। ये आईजी खैबर पख्तूनख्वा है नासिर खान दुरानी साहब, डेड ऑनेस्ट आदमी हैं, कभी गलत काम ना करते हैं, ना होने देते हैं, ना किसी का करते हैं। तो इस तरह के पुलिस की असर नौ तश्कील की ज़रूरत है। सियासी भर्तियाँ ख़त्म की जाए, पुलिस सियासी मुदाखलत बंद की जाए, जज़ा और सज़ा का निज़ाम राइज किया जाए, तनख्वाह उनकी बढ़ाई जाए, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का बंदोबस्त किया जाए, उनकी फैमिली के लिए इलाज का बंदोबस्त किया जाए। फिर भी अगर कोई बंदा इस तरह के गलत काम करे तो उसे इतनी सख्त सज़ा दी जाए कि फिर दूसरे उसको देखकर तो कानों को हाथ लगाएं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये सारे जो आपने कहा बच्चे अगवा होने वाला, ये मोस्टली ड्रामा है। बहुत कम इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, शाज़ो नादर हुए होंगे, ये तो पहले भी होते रहते हैं। हर शहर में, हर जगह पे ये चलता रहता है, हर सूबे में हो रहे हैं। पंजाब में कोई ख़ास नहीं है, बस लोगों ने अफवाहें ज़्यादा फैला दी। अब थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू कर लेते हैं। ताहिरुल कादरी पंजाब के 100 शहरों में धरना देने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं होता, इस पर आप ज़रा तफसीली गुफ्तगू। देखें, ताहिरुल कादरी साहब का जो धरना है, अब लोग उसको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। इससे पहले जो धरना हुआ है, जो उसका अंजाम हुआ है उस धरने का, शायद अब उससे मुख्तलिफ ना हो। एक भी नहीं, 2 मरतबा, 2 दफ़ा वो कर चुके हैं, और शायद ये मुख्तलिफ ना हो उससे। ठीक है, जब ताहिरुल कादरी साहब मुज़ाकरात करते हैं, उसकी बैकग्राउंड पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गिव एंड टेक हो गया है, पैसे ले लिए गए हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। फिर ताहिरुल कादरी साहब कनाडा की उनके पास नेशनलिटी है, वो कनाडा चले जाते हैं। मैं नहीं समझता कि ताहिरुल कादरी साहब को हमारे मुल्क में, इस हमारे मुल्क की किसी भी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की इजाज़त देनी चाहिए। वो इस मुल्क का शहरी नहीं, सबसे पहले वो शहरियत छोड़े, कनाडा की पाकिस्तानी शहरी बने, पाकिस्तानी कार्ड ले, पाकिस्तानी पासपोर्ट ले, अपनी फैमिली को, अपनी औलाद को तो वो वहाँ पे कनाडा में रखता है, और यहाँ पे लोगों के बच्चों को, लोगों की माँओं बहनों बेटियों को वो धरनों के लिए बुलाता है। क्यों? ये उनकी दोगली पॉलिसी पे अवाम उनसे सख्त नाराज़ है। उन्होंने कहा था कि सिर्फ वोट ही नहीं, आपके नोट भी चाहिए। हाँ, नोट की सपोर्ट भी चाहिए। तो वो ताहिरुल कादरी साहब जो है, उनकी बड़ी, उनका जो किरदार है वो इस वक्त बहुत मुतनाज़ा बन चुका है। मैं नहीं समझता कि उस पर जो पहली दफ़ा लोग उनके साथ थे या दूसरी दफ़ा थे, अब भी होंगे, और उसका कोई इतना बड़ा गवर्नमेंट भी इतना नहीं ले रही कि इतना कुछ होगा। देखिए, पंजाब जो है वो एक बहुत बड़ा सूबा है। पंजाब के लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उनको उठकर कोई कहे कि जी आगे धरना देकर 20 दिन महीना यहाँ बैठ जाओ। वो लोग नहीं बैठेंगे, वो सोचेंगे कि इस बंदे का पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है, इसने क्या किया है। उसके जो मुतालबात हैं वो अदालतों में केस चल रहे हैं, उसके जो बंदे वहाँ पे जो इनके मारे गए या शहीद हुए, उनके केस कोर्ट में चल रहे हैं, इंक्वायरियाँ उनकी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब कसास का कानून है, कसास में अगर जब अदालत उनसे कहेगी कि ठीक है जी आप इनको तब माफ़ करें जब ये पैसे दे देंगे, तो कसास वो लोग अदा कर देगी गवर्नमेंट। और मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त दूसरे सूबों से बहुत बेहतर काम कर रही है, और ताहिरुल कादरी को बिल्कुल ये हक नहीं है कि वो कनाडा की नेशनलिटी लेकर पाकिस्तान पे आकर रूल करने की सोचे। पाकिस्तान मजहबी स्कॉलर भी तो है ना, वो मजहबी स्कॉलर भी है, वो अपनी जगह पे है। सियासत और मज़हब को अलग-अलग रखना चाहिए। वो तो कहते हैं कि जी सियासत भी इबादत है। देखिए, सियासत इबादत है तो इबादत की तरह करनी चाहिए ना। पाकिस्तान में रहे, अपने लोगों के दरमियान रहे। कभी सीजनल सियासतदान दुनिया में नहीं, ऐसे नहीं चलता यहाँ पे।
अब लोग इतने पागल नहीं हैं, क्योंकि कोई साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, इलेक्शन से पहले आके जहाँ सियासत करे, 2 महीने 10 दिन धरना दे और अपने मामलात गवर्नमेंट के साथ सेटल करके चलता बने। अब ऐसा नहीं होगा। अल्ताफ हुसैन भी तो हैं, वो तो बाहर से बैठ के जो है यहाँ पे सारी पार्टी चला रहे हैं अपनी। देखिए, वो एक लसानी जमात है, ठीक है, वो एक लसानी है, वो मजहबी नहीं है। ये मजहबी जो लोग जमातें होती हैं, इसमें मुख्तलिफ तबके के लोग होते हैं। वो जो लसानी जमात होती है, वो एक ही फ़िरके के, एक ही कौम के, एक ही नस्ल के लोग होते हैं। वो सब मुहाजरीन है उसके साथ जो है, उसकी जो जमात है, ठीक है। अब उस जमात में भी टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है। लोग अल्ताफ हुसैन की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है बहुत सारे, सब लोग नहीं, डरते हुए नहीं बोलते, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा कि एक नई पार्टी उन्हीं में से वजूद में आई है, मुस्तफ़ा कमाल की जो है, और उसमें काफ़ी लोग उसकी मेंबरशिप ले रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये एजेंसियों ने बनवाई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि एजेंसियों ने ऐसा कोई रोल अदा किया है। अगर बनाई होती तो उन्हीं के एक जो सेकंड उसकी लीडरशिप है अनीस कायम खानी, उसको रेंजर कभी भी गिरफ़्तार ना करती। ये भी इल्ज़ाम था एजेंसियों पे जो गलत साबित हो गया है, तो वो उसका अलहदा एक बात है। वो लसानी जमात है, उनके वोट बैंक है, अपना एक ज़ाती वोट बैंक है, वो लोग उनके हैं, उनके लिए उसने कबड़ी स्ट्रगल की है। तो ताहिर कादरी साहब ने कोई स्ट्रगल नहीं किया अपने लोगों के लिए, ठीक है। उसके जो पैरोकार हैं वो काफ़ी हैं मुल्क में, ये नहीं, लेकिन इस काबिल नहीं है कि उन्हें को 2, 4, 5 सीटें मिल जाएं, इतने उनके पैरोकार नहीं हैं। इनको अभी बहुत वर्क करना होगा, और वर्क अपने मुल्क में रहकर करना होगा, कनाडा में बैठकर नहीं करना होगा। बहुत सारे लोग उनके ऐसे हैं जिनको कनाडा का नाम भी नहीं आता। अगर उन्हें ज़रूरत पड़ जाए मौलाना साहब की, तो मौलाना साहब को कहाँ ढूंढेंगे? वो तो कनाडा में बैठे हैं या अमेरिका में बैठे हैं। तो ये जो लीडरशिप बाहर बैठकर मुल्क पर रूल करती है, मैं नहीं समझता कि इनको अवाम ज़्यादा पसंद करती है। आपने एजेंसियों की बात छेड़ी है, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं खुफिया एजेंसियों की। ISI कहते हैं कि दुनिया में पहले नंबर पर है, लेकिन हमारे मुल्क में रोज़ बरोज़ दहशतगर्दी के जो वाक़यात पेश आते हैं, तो क्या ये उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं खड़े कर देते? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, सवालिया निशानात लोग उंगलियां भी उठा रहे हैं, लेकिन ISI की जो क्रेडिबिलिटी है वो आज तो बहुत बेहतर हो गए हैं। इससे पहले जब अफ़गान वार थी, उस वक्त उन्होंने जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में, उस वक्त उन्होंने अफ़गानिस्तान के और रशिया में ने जब अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया था, तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, हमारे 2 जर्नैल थे, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान और जनरल गुल उम्मीद, ये दोनों पॉलिसियाँ बनाते थे, और रशिया के 55 जर्नैल थे इनके मुकाबले में, वो पॉलिसियाँ बनाते थे। तो हमारे 2 जर्नैलों ने, हमारी एजेंसी ने वहाँ पे गुरिल्ला जंग लड़कर, कार्रवाइयाँ कर कर, तो उनको रशिया को मजबूर कर दिया घुटने टेकने पे, वो अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग गया। तो ISI हमारी बहुत काबिल है, हमारे उसके बड़े, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो बहुत सारे उन्होंने मामलात पाकिस्तान को चलाने में, पाकिस्तान को बचाने में उनका बड़ा हाथ है। हमारी फ़ौज, हमारी एजेंसियाँ काबिल तारीफ़ हैं। अगर ये हमारी फ़ौज एजेंसियाँ ना होती तो शायद आज तक दहशतगर्द हम सब पे हावी हो चुके होते। ये ना गवर्नमेंट होती, ना ये मुल्क बचता, ना कुछ और बचता। इन्हीं एजेंसियों की वजह से हमारा मुल्क बचा हुआ है। और इन पे जो लोग उंगलियां उठाते हैं, वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। उनको सोचना चाहिए उंगलियां उठाने से कि जो लोग हमारे लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारी फ़ौज, हमारी एजेंसियाँ, हम उनके हाथ मजबूत करें, ना कि हम मीडिया में आके उनको ख्वार करें, उनके बारे में उंगलियां उठाएं, सवालात उठाएं उनके बारे में। उनकी क्रेडिबिलिटी पे किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया की एजेंसियां मानती हैं कि पाकिस्तान के ISI सबसे सुपीरियर है, तो फिर हमारे अपने लोग उठ के, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी खुद नहीं है, जो करप्ट लोग हैं, चंद एक सियासतदान, वो खड़े होकर वहाँ मीडिया पे कह देते हैं कि जी एजेंसियाँ अपने आप पे गौर करें। ये क्या बात तो हुई? फिर ऐसे वाक़यात क्यों रोनुमा हो जाते? देखिए, ये वाक़यात जो हैं, ये एक ऐसे जदीद दौर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का दौर है। यहाँ पे आप इतने क्राइम जदीद हो गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। एजेंसियाँ अपनी पूरी तैयारी से उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ रही हैं, बरसरे बेकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आकर वो लोग फिर सॉफ्ट टारगेट जो होता है। अब वहाँ पे, यहाँ पे जो ज़्यादा गलती है, जहाँ पे ये कोयटा वाला वाक़या हुआ, हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ पे जब ये सारा वकूआ हुआ है, पहले तो पुलिस को प्रोटेक्शन देनी चाहिए थे, वकला को क्यों नहीं दी उन्होंने? पहले इतने वाक़यात, टारगेट किलिंग हो चुकी है वकला की, जजों की,
तो पुलिस वहाँ क्या कर रही थी? पर जब उनको पता कि ये इकट्ठे होकर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उस वक्त पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए था, वो जगह क्लियर करनी चाहिए थी, तब उनको आगे जाने देते। तो पुलिस ने तो कुछ अपना किरदार अदा किया ही नहीं। फिर वही बात आ जाती है एजेंसियों पे कि एजेंसियां क्यों नहीं की। देखिए ना, ये एक इंसिडेंट हुआ अचानक, उस प्लान का इनको नहीं एकदम पता चला, और जितनी देर में पता चलना था उतनी देर में वो सारा वकूआ हो गया। अब उसमें मैं नहीं समझता कि एजेंसियों को हम दोष दे सकते हैं, उसमें हमारी पुलिस का, हमारे सियासतदानों का, सबका ही कसूर है। इसमें सब लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। हम सब लोग बतौर कौम, हम पूरी कौम ज़िम्मेदार है। इन जो अमवात हुई हैं, जो शहादतें हुई हैं, हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। हम सब जो है अपनी अपनी जगह पे इसके ज़िम्मेदार हैं। हम सबको ज़िम्मेदारी लेनी होगी, हमें खुद लेनी होगी, हमारी एजेंसियों को लेनी होगी, हमारे मीडिया को लेनी होगी, हमारी पुलिस को लेनी होगी। सबको ज़िम्मेदारी अपनी अपनी जगह पे कबूल करनी होगी। हम सब लोग अपना एहतसाब करेंगे अपनी अपनी जगह पे, तब जाकर हमारे मुल्क में ये वारदातें कम होंगी और ये ब्लास्ट जो धमाके होते हैं कम होंगे, तब लोग हम इनके साथ पूरा आ सकेंगे। अब आपसे आखिरी सवाल कर लेते हैं। आज 14 अगस्त के हवाले से, आज 14 अगस्त भरपूर जोशो खरोश से मनाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कौमी सानहात भी पेश आ जाते हैं। तो इस पे मुतल्लिक आप रोशनी डाल दें पूरी 14 अगस्त की तारीख़ पर। देखिए जी, मैं तो 14 अगस्त के बारे में यही कहूँगा कि ये बहुत खुशी का दिन है। हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अनथक मेहनत कोशिशों से हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करके ये वतन हमारा बनाया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है और रोना आता है कि हमारे कुछ ऐसे मामलात थे जो हमारे दहशतगर्दी की तरफ, हमारी अपनी कौम, अपनी नस्ल, अपने लोग जो हमारे अपने थे वो दहशतगर्द बन गए और वो अपनों को कत्ल कर रहे हैं, अपनों का खून कर रहे हैं। तो मुसलमान का खून कर रहे हैं। जितने भी दहशतगर्द पकड़े गए हैं वो सारे मुसलमान हैं, जितने शहीद हुए वो सारे मुसलमान हैं। तो क्या कायद-ए-आज़म की रूह इस वक्त काँप रही होगी कि क्या मैं ये वतन, ये मुल्क इसलिए बनाया था कि यहाँ पे मुसलमान का खून करे। टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, अदम बर्दाश्त का मुआशरा पैदा हो गया है। रिलीजियस यहाँ पे बहुत सारे फ़िरके बन चुके हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। हम सब को चाहिए कि हम मिलकर अपने गिरेबानों में झांकें और बर्दाश्त का मादा पैदा करें अपने अंदर। अपनी अपनी जगह पे जब हम सब लोग अपने आप को ठीक करेंगे तो शायद बहैसियत कौम हम एक बेहतर कौम बन सकेंगे। और हम सब को वादा करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह ताला, हम आपके सामने बहुत शर्मिंदा हैं, ए कायद-ए-आज़म, हम आपके सामने बहुत शर्मिंदा हैं कि हम लोग अपना अपना फ़र्ज़ ऐसे तरीके से अदा नहीं कर रहे। और अपने दिल से हम सब वादा कर लें कि हम अपने अपने तौर पे अपने आप को ठीक करेंगे और इस मुल्क के लिए हम काम करेंगे, इसकी तरक्की के लिए काम करेंगे, दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए काम करेंगे, गवर्नमेंट से, एजेंसियों से तावन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर हम सब लोग अपनी अपनी जगह पे कोशिश करें तो नया जो साल हमारा, आइंदा साल जो 14 अगस्त आएगी, वो हम भरपूर तरीके से खुशियों के साथ उसको मनाने के काबिल हो जाएंगे। आखिर में आज की एक अहम बात जिस पे आप देखें, बात करना चाहिए। आज की बात मैं हज़रत अली के हवाले से करता हूँ। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, उनका कौल है, उनका फरमान है कि रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को बर्दाश्त करने में है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को बर्दाश्त करने में है। अगर आप बेऐब इंसान तलाश करते रहोगे तो एक दिन आप दुनिया में अकेले रह जाओगे। तो हम सबको हज़रत अली के अक़वाल पे अमल करना चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियां बर्दाश्त कर देनी चाहिए और एक दूसरे को प्यार मोहब्बत का सबक देना चाहिए। ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पे हम लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है, तो जो दुनियावी चीज़ें हैं वो याद सारी यहाँ की यहाँ रह जाएंगी। हमें इनसे हटकर मोहब्बत और प्यार का दर्स देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबका हामी नासिर हो।